हेलो बच्चों, आज हम लोग 19 अप्रैल को हुए पेपर पर डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि इस समय जितने भी कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पर फार्मूलों का रिवीजन बहुत जरूरी होता है, वरना उस टाइम पर आपको लगता है एग्जाम हॉल में कि हम सब मिस कर जा रहे हैं। और दूसरी चीज, स्विचिंग पीरियड पर ध्यान दें कि जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करें, थोड़ा सा पॉज ले और उस समय क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन एडजस्ट करना सीख जाएगा। वरना ऐसा होता है कि पेपर खोलने के बाद में ब्लैंक महसूस होने लगता है कि फिजिक्स से केमिस्ट्री पर गए, केमिस्ट्री से बायो पे गए, तो उसमें स्विचिंग मोड में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसका थोड़ा ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का डिस्कशन। तो पहला प्रॉब्लम आता है डी ब्रॉगली वेव का। आसान सा प्रॉब्लम दिख रहा है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है जो कि माइनस ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोर्स प्लस एक्सिस की तरफ लगेगा और इसकी शुरुआत में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब टी टाइम पर इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। तो अगर हम कंडीशन लिखना चाहें तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे, एच बाई एम बी इनिशियल ना, इक्वेशन नंबर 1। फाइनल लिखेंगे तो चूंकि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स एक्सिस पर लग रहा है, लेकिन ये है हमारा क्या, याद रखिएगा, हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर फोर्स प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इस पर फोर्स हमारा किधर लगने वाला है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर ही की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी ओवरऑल बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिखा जाए तो यहाँ एम वी फाइनल हो जाएगी, वी फाइनल की वैल्यू निकालेंगे वी नॉट प्लस ई बाय एम इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी या ए टी की वैल्यू रखेंगे, जहां पर ए की वैल्यू आप डाल देंगे ई बाय एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, लैम्डा फाइनल की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा एच अपान एम, दिस इज वी नॉट प्लस ई टी बाय एम हो जाएगा। आप वी नॉट कॉमन ले लें, चूंकि हमें लैम्डा नॉट के टर्म में आंसर निकालना है, तो एच बाई एम वी नॉट हो जाएगा, 1 प्लस ई टी बाई एम वी नॉट हो जाएगा, और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई टी बाय एम वी नॉट। इस तरह से हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है, याद रखिएगा, करेक्ट हो जाता है। दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो आसान सा प्रॉब्लम है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ स्टेट से फिफ्थ स्टेट में जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्थ टू फिफ्थ स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि एन की वैल्यू आपको दे दी गई है, एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज डेल्टा एल, बोर कॉन्सेप्ट यूज करें, एन एच बाई टू पाई आप लगा दें, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल एच बाई टू पाई कर दें। 5 से 4 से कहाँ जा रहा है, 5 जा रहा है, तो एच बाई टू पाई कॉमन ले लें और यहाँ लिख दें 5 माइनस 4 दैट इज 1, एच बाई टू पाई की वैल्यू लिख लें, देखिए 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा पाई, पाई हो जाएगा हमारा 3.14 और आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए 6.28 लगभग इसी के बराबर है, यानी कि 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लगभग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम सिंपल सा है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर कोई सब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है और आपको टेंशन उस टॉप वाले जो पुली से कनेक्टेड स्ट्रिंग है उस पर निकालना है। हम इस प्रॉब्लम को आसानी से करना जानते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर टेंशन टी लगेगा, इधर की तरफ टेंशन टी लगेगा, यहाँ टी लगेगा, इसको टी वन मान लो, तो टी की वैल्यू याद रखिएगा 2 ऑफ टी1 के बराबर हो जाएगी, और टी1 की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी निकाल के इक्वेशन एफबीडी बनाकर लिखते हैं 2m1m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चूंकि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई होगी, तो यहाँ लिख देंगे g प्लस जी बाई 5, स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, उठा के रख दीजिए t की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6g बाई 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 m1 m2 की वैल्यू दी है m इंटू 3m और दोनों का सम डिवाइड बाई 4m कर देंगे, 6g बाई 5 कर देंगे, सोल्यूशन बना लेंगे, 4 से 4 गया, m से m गया, दिस इज 18 mg बाई 5, यानी कि ऑप्शन पहला इसका भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें x से आपको दे दिया है और x भी दे दिया है, सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिंपल सी है, कह रहे हैं पोजीशन ऑफ a दिया है, पोजीशन ऑफ b दिया है, कह रहे हैं मिनिमम टाइम इन x इज सेम, मिनिमम टाइम इन वेलोसिटी इज सेम, मिनिमम टाइम आफ्टर विच va इज लेस देन 0, vb इज लेस देन 0, और मिनिमम टाइम आफ्टर विच xa इज लेस देन 0 और xb इज लेस देन 0। देखिए ये s वाला सबसे पहले आप ला सकते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि मिनिमम टाइम जिसमें x से 0 हो, 0 से कम हो और xb 0 से कम हो, तो याद रखिएगा ये साइन का फंक्शन है, 0 से कम मतलब निगेटिव होना, ये वैल्यू निगेटिव कब हो सकती है, याद रखिएगा जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, ओमेगा टी शुड बी ग्रेटर देन आपका हो जाएगा पाई, 180 से ज्यादा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखिएगा इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, पाई बाई ओमेगा, तो टाइम की वैल्यू कम से कम क्या हो जानी चाहिए, पाई बाई ओमेगा हो जानी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आंसर कौन सा मैच करेगा, याद रखिएगा एस का सी से मैच करेगा, तो एस के सी में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला और दूसरा। अब हम चलते हैं कौन से ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर आर वाला डी से मिल रहा है, आर वाला डी से मिल रहा है, क्यू वाले को मिला लेते हैं, कह रहे मिनिमम टाइम एंड वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी कब सेम होगी,
तो वेलोसिटी को बराबर कर लेते हैं। जब हम वेलोसिटी को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, VA इज इक्वल्स टू VB कर देंगे। VA की वैल्यू लिखेंगे तो ये साइन वाला एक्सप्रेशन कॉस में बदल जाएगा, हो जाएगा A ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा A ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ गई, उन्होंने कहा कि ये cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 में थीटा थीटा बराबर कर देंगे, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तो इक्वेशन ही पूरा वैनिश हो जा रहा है। तो आप याद रखिएगा जब कभी ऐसी समस्या फंस जाए तो आप एक बात याद रखिएगा कि साइन वाले फंक्शन बराबर हो ओमेगा टी को आपको बचाना हो तो पाई माइनस कर दीजिएगा, कॉस वाले फंक्शन को बचाना हो तो 2 पाई माइनस कर दीजिएगा या केवल माइनस कर दीजिएगा। हम 2 पाई माइनस करके इसे बचाएंगे तो 2 पाई माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, उससे क्या हो जाता है ना कि cos 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही हो जाएगी। तो फिर अब यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे इसे, तो ओमेगा टी हो गया प्लस ओमेगा टी हो गया, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, दिस शुड बी 5 पाई बाई 3, यहाँ हो जाएगा 2 ओमेगा टी, तो टी की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी 5 पाई बाई 6 ऑफ ओमेगा। 5 पाई बाई 6 ऑफ ओमेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए, यानी कि ये जो ऑप्शन है क्यू वाला वो ए से मिल जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से पी वाला और आर वाला भी आप मैच कर सकते हैं। वेलोसिटी वाले में cos को नेगेटिव करना है, cos पाई बाई 2 के बाद ही क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो वेलोसिटी वाले को और पहले वाले को आप ट्राई कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपसे बन पाया है कि नहीं बन पाया है। इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन को उसमें जोड़ दिया गया। कह रहे हैं एक ब्लॉक है वो यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और यहाँ पर ये रफ हिस्सा है जहाँ पर वो सर्कुलर जो लूप है वो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड होगी कि ये सर्कुलर पाथ को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए हमें वी मिनिमम जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है √5gr। याद रखिएगा अगर फ्री हमारा ब्लॉक हो या हमारी रॉड या फ्री ब्लॉक हो, याद रखिएगा फ्री ब्लॉक हो या हमारा स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक हो, उस सिचुएशन में वेलोसिटी √5gr होगी, लेकिन इसी जगह पर रॉड आ जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है √4gr। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ग्रेविटी हमारी 10 हो गई, रेडियस हमारा 2 दिया हुआ है तो ये 100 हो गया और वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन 0.5 है, तो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो रिटार्डेशन होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ जी होता है। नेट मीन्स 0.5, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस थर्ड इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s कीजिए, फाइनल वेलोसिटी 10 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर, 2 और a की वैल्यू हो गई 5, s की वैल्यू पता नहीं। देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 ऑफ s, दिस इज 400 माइनस ऑफ 100, तो s की वैल्यू देखिए क्या आ गई 300 बाई 10, सॉल्व करने पर आ गया 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्रॉब्लम दिख रही है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट की एक सिंपल सी प्रॉब्लम दिख रही है, कह रहे हैं हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी डेंसिटी कुछ दे दी गई है जो कि रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अच्छा इसमें ये नहीं बताया गया है कि वो रेडियस जो है वो सेंटर से ली जा रही है। अच्छा दिया गया आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इनर सरफेस इज a एंड रेडियस ऑफ आउटर सरफेस इज 2a, फाइंड करंट पास थ्रू कंडक्टर पैरेलल टू एक्सिस। कह रहे करंट कितना पास आउट हो रहा है, तो अगर हमें j दिया है तो j बराबर क्या होता है i इंटू ए, इन केस ऑफ वेरिएशन हो रहा है j में तो i बराबर हो जाएगा j इंटू ए, वेरिएबल होने के केस में j डॉट डी कर देना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, जो प्रोडक्ट से चीजें आती हैं अगर वो कभी वेरिएबल हो उनमें से कोई क्वांटिटी तो दूसरे को इंटीग्रेट करके आप रिजल्ट बना सकते हैं। तो j हमारा देखिए क्या हो गया, j हो गया हमारा j नॉट बाई आर स्क्वायर। अच्छा डी को क्या लिख सकते हो, याद रखिएगा सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर सिचुएशन में हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर। देखिए हो गया 2 पाई आर डी आर, एक आर से कार खत्म, 2 पाई j नॉट बाहर हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर। लिमिट वेरिएशन जोड़ दीजिए, हमारे पास लिमिट वेरिएशन है a से लेकर 2a तक। देखिए 2 पाई j नॉट और लिमिट वेरिएशन हो गई एल आर एल एन आर और यहाँ a से 2a। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2 पाई j नॉट एल एन 2a माइनस एल एन ए। सॉल्व कर लीजिए इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई j नॉट, दिस इज एल एन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए रोटेशनल का क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन रखेंगे इसे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज 2.4 kg मीटर स्क्वायर, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 750 जूल, एंगुलर एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया है, टाइम पूछा गया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं इसका इस्तेमाल करना, कि रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू जब स्टार्ट हो तो अल्फा टी लिखा जा सकता है, सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है। रोटेशनल एनर्जी 750 दी हुई है, 1/2 दिया हुआ है, आई 2.4 दिया है, अल्फा 5 दिया है और टी की वैल्यू पूछी गई है प्रॉब्लम में। तो अगर हम सबको सॉल्व करें देखिए 750 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2.4 हो जाएगा इक्वल टू 25 ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें देखिए 60 बाई 2.4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें देखिए 25 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 25, दैट मीन्स टी की वैल्यू 5 सेकंड आ जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है।
अच्छा, ये प्रॉब्लम कई बार बच्चों को फंसाता है, इस प्रॉब्लम पे गौर समझिएगा। दो वेव्स हैं जिनका इक्वेशन दिया हुआ है 5 sin 2 pi 75t माइनस 0.25 ऑफ x, और y2 दिया 10 sin 2 pi 150t माइनस 0.5 ऑफ x। द इंटेंसिटी रेशियो I1 by I2। चूंकि इंटेंसिटी के बारे में हम लोग इतना सॉल्व कर चुके होते हैं एम्पलीट्यूड से कि हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन याद रखिएगा, इंटेंसिटी जब भी आप लेंगे तो इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि वो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इन केस आप ओमेगा बदल गया तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो बस इसी चीज का ध्यान रखते हुए I1 by I2 कर लेंगे, ओमेगा 1 by ओमेगा 2 का स्क्वायर कर लेंगे और A1 by A2 का स्क्वायर कर लेंगे। केवल एम्पलीट्यूड नहीं, ओमेगा पे भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए तो ओमेगा 1 हमारा दिया है 75, 2 पाई भी रहेगा, उसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। दूसरा हो जाएगा 150 का स्क्वायर और A1 A2 हो गया हमारा 5 by 10 का स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करने जाए तो देखिए यहाँ 2 हो गया, 1 by 4 हुआ, इसमें भी 1 by 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1 by 4 हो जाएगा, 1 by 16 हो जाएगा। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा क्योंकि वो ओमेगा को इग्नोर किए होंगे। देखिए, रेजोनेंस ट्यूब वाली अगर प्रॉब्लम देखें तो ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, फार्मूला बेस्ड है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, रेजोनेंस ट्यूब जब भी हम सॉल्व करते हैं 2f L2 L1 करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहला जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है और दूसरा लेंथ जो है 58.5 सेंटीमीटर है। रूम टेम्परेचर पर स्पीड हमें दे ही दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। L2 L1 कर दें, v की वैल्यू लिख दें 330 और 2 लिख दें। L2 हमारा देखिए 58.5 सेंटीमीटर है, 58.5 माइनस 21 सेंटीमीटर को सॉल्व करें 10 टू द पावर माइनस 2 बना है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए देखिए 330 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37.5 और एक 10 टू द पावर देखिए प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें देखिए कितना आ जाएगा 330 बाई, ओवरऑल सॉल्व करें तो कितना आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.4, यानी कि आंसर आ गया 440 हर्ट्ज। यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए, ये भी रोटेशनल का प्रॉब्लम है। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के वो रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर लेंथ से। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, ml स्क्वायर बाई 12। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब कह रहे हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल दे दी गई है ओमेगा, कह रहे हैं फिर एक मास को इसके एक एंड से जोड़ दिया गया है, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ml स्क्वायर बाई 12 एक एंड से जोड़ा गया है m बाई 2 का, तो l बाई 2 से जोड़ा होगा, इसे पॉइंट मास मानकर सोल्यूशन बनाना होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट मास हो गया, एक एंड पे जोड़ा गया, तो इस तरह से हमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि इस सिचुएशन में हमें ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज ओमेगा फाइनल। अब इन दोनों को बराबर करते हैं, आंसर आ जाएगा। जरा देखिए क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 8 इंटू ओमेगा फाइनल। ml स्क्वायर खत्म हो गया। एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 12। एलसीएम सीधा यहाँ ले लीजिए, 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाए। देखिए 8 ओमेगा बाई 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 2 बाई 5। तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई, 2 बाई 5 ऑफ ओमेगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए स्टेटमेंट बेस वाले प्रॉब्लम बड़े आसान होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पीएन जंक्शन कारण चुनिए। एक होल है, न्यू होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल। ये तो बात सही है। अगर कोई आपने मटेरियल ले लिया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते रहेंगे, होल बनता रहेगा। इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। द पोटेंशियल वेरिएबल अक्रॉस डिप्लीशन रीजन इज ड्यू टू आयंस। हाँ ठीक है, स्टैटिक आयंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बायसिंग, टेम्परेचर एंड डोपिंग डेंसिटी। हाँ ऐसा लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसका, मतलब प्लस 2 लेवल पर, लेकिन ऐसा हमें पता है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बायसिंग कैसी की इस पर निर्भर करता है, और टेम्परेचर वाला फैक्टर तो आता ही आता है। तो आयंस चूंकि इस पर डिपेंड करते हैं इसलिए बैरियर पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा। कह रहा है एक मिली वोल्ट मीटर है जो पीएन जंक्शन के क्रॉस कनेक्ट किया गया है और इसका केवल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल होगा। ये वाली बात गलत हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल तो किसी वजह से भी हो सकता है, केवल जो शब्द कह रहे हैं वो गलत हो गया। ठीक है, कि वो बैरियर पोटेंशियल को ही मेजर करेगा। वोल्टेज तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ABC वाला। प्रॉब्लम तो आसान है, इसको तो हम लोग बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है एक वेसल है, वो उसमें 50 लीटर पानी कंटेन किया गया है। एक कहीं स्मॉल ओरिफिस ओपनिंग बनाई गई है बॉटम ऑफ वेसल में, और देखा गया है कि पहला 3 लीटर T1 टाइम में है, दूसरा 3 लीटर T2 टाइम में है, तीसरा 3 लीटर T3 टाइम में है। तो जैसे जैसे उसका लेवल गिरेगा, लेवल जैसे उसका क्या होगा देखिएगा, डिक्रीज करेगा, उस समय समझ लीजिए स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड भी घटती जाएगी जितनी तेजी से निकल रहा होगा, लीकेज रेट घट जाएगा। और लीकेज रेट घटने से क्या हो जाएगा याद रखिएगा, मतलब dV/dt ये वेलोसिटी है, और dV/dt क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। पर सेकंड जो लिक्विड लीकेज है वो घट जाएगा। इसकी वजह से जो बाद में 3 लीटर निकलेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा।
तो यानी कि पहले वाले का टाइम सबसे कम होगा, फिर दूसरे वाले का टाइम होगा, और सबसे ज्यादा किसका टाइम होगा, तीसरे वाले का टाइम होगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट का प्रॉब्लम है, वोल्ट मीटर में मीटर लगा के दिलाने की कोशिश हुई है, लेकिन इतना टिपिकल प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर एक 4 ओम दिया, यहाँ 2 ओम दिया, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम, यहाँ A3 लगाया गया, यहाँ A1, यहाँ A2। इधर याद रखिएगा 30 है, 10 और 5 है। यहाँ वोल्ट मीटर है, इसी की रीडिंग वो 8 वोल्ट कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो 8 वोल्ट होने की वजह से करंट इन 4 ओम कितना हो जाएगा बताइए, 8/4 दैट इज 2 एम्पियर। यही करंट पास होगी 2 ओम, मतलब इस वाले रजिस्टर से पास आउट होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम कितना हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4 वोल्ट। उस आर्म के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखिए कितना हो जाएगा, 4 इधर है और 8 उधर है, 12 वोल्ट हो गया। तो याद रखिएगा उस पूरी आर्म के अक्रॉस जिसमें 4 ओम और 2 ओम लगा हुआ है कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। ऐसे होता है तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम भी वही होगा, 12 वोल्ट। और ऐसा हो जाता है तो करंट इन 12 ओम कितना हो जाएगा, करंट इन 3 ओम सॉरी कितना हो जाएगा, 12/3 दैट इज 4 एम्पियर। तो याद रखिएगा ऊपर वाली आर्म में हमारी करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर, और नीचे वाली आर्म में हमारी करंट कितनी आ रही है, 4 एम्पियर। मतलब कुल मिला के 6 एम्पियर करंट यहाँ से पास आउट होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो 6 एम्पियर करंट A2 से पास आउट होनी चाहिए। तो A2 वाली रीडिंग देखिए 6 एम्पियर 3 ऑप्शनों में दिया हुआ है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बस सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमें एलिमिनेट करना है। तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो जरा देखिए ये 4 एम्पियर की करंट इस सर्किट के अक्रॉस या इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ड्रॉप करेगी जाके, पास आउट होगी जाके। तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 1/R इक्विवेलेंट। ऐसा होता है तो एलसीएम देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 30, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट को सॉल्व करेंगे तो 30/10 मतलब 3 ओम हो जाएगा। देखिए अगर 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा 3 ओम, और कुल करंट देखिए 6 एम्पियर की जा रही थी, तो यहाँ 18 वोल्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ 18 और यहाँ 12 मिलकर टोटल 30 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम हमारा 30 वोल्ट हो गया। उस हिसाब से करंट अगर हमें निकालना हो तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, 30/6 दैट इज 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर वाला ऑप्शन तो हमें मिल गया। थर्ड वाला क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर A1 की रीडिंग और निकालनी है, तो A1 भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 18 वोल्ट है, यहाँ 10 ओम है, तो करंट अक्रॉस 10 ओम बड़ी आसानी से आ जाएगा, 18/10 आंसर आ गया कितना, 1.8 एम्पियर। इस तरह से सारे ऑप्शंस को हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, करेक्ट नया सिस्टम ने चुना है। 1 यूनिट ऑफ टाइम 10 सेकंड है, 1 यूनिट ऑफ मास 5 kg है, और 1 यूनिट ऑफ लेंथ 20 मीटर। तो इस नए सिस्टम में एक एनर्जी की यूनिट किसके बराबर होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो एनर्जी किसके बराबर होती है, याद रखिएगा ml² T-2। मान लेते हैं 1 जूल वाला आपने ले लिया है, तो मान लेते हैं वो x नए सिस्टम के बराबर होगा। उसमें मास कितने के बराबर है, याद रखिएगा 5 kg के, तो यहाँ 5 kg लिख लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 यूनिट ऑफ लेंथ 20 मीटर के बराबर है, तो 20 का स्क्वायर हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है टाइम, टाइम देखिए कितना है, 10 सेकंड के बराबर है, तो 10 सेकंड की पावर -2 कर देते हैं, और यहाँ 1 जूल तो हो ही जाता है हमारा, ऐसा ही सिस्टम में ले लेते हैं। तो x हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ हो गया हमारा 400, और ये 100 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी जो बचेगा वो kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा, दैट इज जूल होगा। जूल से जूल खत्म हो गया, और x की वैल्यू देखिए कितने के बराबर आ गई, 1/20। तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास बड़ी आसानी से आ गई 1/20। तो एक यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पर 1/20 जूल के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम कह रहा है कि स्लिट की विड्थ हमें दे दी गई है, सिंगल स्लिट फॉर्म की गई है, फोकल लेंथ 1 मीटर दिया गया है, थर्ड मिनिमम फॉर्म की गई है, डिस्टेंस 5 mm है सेंट्रल मैक्सिमा से। वेवलेंथ ऑफ लाइट, याद रखिएगा फ्रेजनल और फ्राउनहोफर दो डिफ्रैक्शन होते हैं। फ्रेजनल में पॉइंट सोर्स होता है और स्लिट के बाद लेंस नहीं रखा जाता है। फ्राउनहोफर में क्या होता है, एक लेंस रखा जाता है, और जो लेंस रखा जाता है उस सेपरेशन के बराबर की फोकल लेंथ वाला रखा जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर थर्ड मैक्सिमा की बात कही जा रही है, तो एक्सन बराबर हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, फार्मूला एक जैसे होते हैं। तो एक्सन की वैल्यू हमें दे दी गई है n लैम्डा, और d की वैल्यू f के बराबर होती है, इसलिए मैंने सीधा स्मॉल d कर दिया है। याद रखिएगा ऐसा डिफ्रैक्शन जहां पर पैरेलल वेव फ्रंट गिरे और आगे एक लेंस रखा जाए तो समझ लीजिएगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो d होता है वो इस फोकल लेंथ के बराबर होता है, बस इतनी सी बात है। तो d को f से रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी सब कुछ हमें दे दिया गया है। एक्सन देखिए हमारा कितना है, 5 mm है, तो 5 × 10⁻³ हमने कर दिया। n जो है वो थर्ड मिनिमा की बात कही जा रही है, लैम्डा हमें पता ही नहीं है, और फोकल लेंथ इसमें दे दिया गया है, फोकल लेंथ 1 मीटर है। स्मॉल d की वैल्यू देखिए कितनी दी गई, स्मॉल d है 0.3 × 10⁻³ इसको कट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। देखिए लैम्डा बड़ी आसानी से आ गया, 5 × 10⁻³ 10⁻⁴, या 5 × 10⁻⁷ मीटर, और 5000 एंगस्ट्रॉम। दैट मींस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखिए अगला प्रॉब्लम जो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रॉब्लम है, वो जोड़ने वाला प्रॉब्लम है, जिसमें कह रहे थे कि बैटरी कनेक्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा बैटरी कनेक्ट की जाती है तो क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और बैटरी हटा दी जाती है तो उसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं बैटरी कनेक्टेड है,
तो क्या हो जाएगा याद रखिएगा, बैटरी कनेक्टेड होने पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, एनर्जी, चार्ज, कैपेसिटी सब कुछ बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा याद रखिएगा, चूंकि बैटरी कनेक्टेड है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाए। असर्शन क्या हो जाता है, सही। अब कह रहे हैं बैटरी जब कनेक्टेड होती है तो चार्ज, मैंने बताया कि उसमें पोटेंशियल क्या होता है, सही होता है, इसलिए असर्शन सही हो जाता है और रीजन गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इंडक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, कह रहे हैं एक वायर है वो दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का है और रेल से परपेंडिकुलर है। कह रहे कितना फोर्स लगाया जाए जिससे वायर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्ग सेकंड। तो एक बात याद रखिएगा, जब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इसके चलने का फोर्स करेगा। तो हम कितना फोर्स लगाएं जिससे लगातार चलता रहे। तो अगर हम देखें तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्मूला होता है ILB। अच्छा, करंट क्यों है, क्योंकि इस बार इंड्यूस्ड करंट है। तो आई की वैल्यू क्या लिख देंगे, BLV/R इंटू एल इंटू बी। इस तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर V/R। बी स्क्वायर नहीं V/R होता है यहाँ पे। तो V/R की वैल्यू सब कुछ हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दिया है, 2 स्क्वायर, लेंथ इसकी दी हुई है 1, वेलोसिटी दी गई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब 10⁻⁻², और इसका रेजिस्टेंस इस सर्किट में दिया हुआ है 50 ओम। सॉल्व करेंगे, देखिए 4/50 हो गया इंटू 10⁻⁻² हो गया। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा याद रखिएगा, ये आ जाएगा 8 और 10 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिला के हो गया 8 इंटू 10 टू दी पावर -4। यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो कह रहे हैं एक आदमी है वो मैन और स्विमिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अब इसमें बस एक ही खेल कह रहा है कि वो क्रॉस द रिवर करना चाहता है, 6 किलोमीटर लंबी है और वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है और वो इसकी डायरेक्शन जो है 127 से डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से 127 डिग्री पर ये मूव कर रहा है। तो पहले रिवर बनाते हैं, रिवर इधर की तरफ हो गया, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन ये है और पर्सन इससे 127 मतलब यहाँ पर देखिए 90 आ जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा ये 27 जो है वो 37 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। कह रहे हैं कि आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और रिवर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है इसके हम कंपोनेंट बना दें। जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 cos 37, सॉल्व करने पर 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 sin 37, सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा। तो याद रखिएगा नदी की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी कि मूवमेंट होगी वो इसके आगे की तरफ होगी, डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव करेगा। तो एक बात पक्का बात होगी कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में केवल सेकंड ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये दूसरे बैंक पे पार जरूर करेगा क्योंकि ये पर्सन जो है इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आ रहा है जो उसे उधर की तरफ ले जाने के लिए ट्राई करेगी। तो टाइम ऑफ क्रॉस निकाल लेते हैं कितना है, याद रखिएगा 6 किलोमीटर दूरी है और 4 किलोमीटर पर आवर की इफेक्टिव स्पीड मिल रही है पार करने के लिए। तो टाइम आ जाएगा 1.5 ऑफ आर। अगर ऐसा हो जाता है तो इस 1.5 आर में जो ये एक्स कंपोनेंट है वो इसको कितना सामने वाले पॉइंट से शिफ्ट करेगा ये भी हम निकाल सकते हैं। तो एक्स निकालेंगे तो वी इफेक्टिव लिख लेंगे, एक्स डायरेक्शन में इंटू टाइम ऑफ क्रॉस कर देंगे, वी इफेक्टिव हो जाएगी 4 - 3 और टाइम ऑफ क्रॉस हो गया हमारा 1.5 आर। सॉल्व करेंगे तो 1.5 किलोमीटर मतलब सामने वाले पॉइंट से 1.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन 2 इस सिचुएशन के लिए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस बनता है। 19 वाला जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेटिव हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो बड़ी आसानी से आ सकता है। कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें कलेक्टर 1.45 वोल्ट पे रखा हुआ है एमिटर से, जिसकी लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर गिर रही है, जिसका मेटल वर्क फंक्शन 1.8 eV है। मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन और रीचिंग द कलेक्टर विल बी रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिएगा अगर हमारी कलेक्टर प्लेट है, ये हमारी जो प्लेट है इमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है मान लेते हैं। तो उस सिचुएशन में इसको इन्होंने 1.5 वोल्ट दे दिया है, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें ये 1.5 वोल्ट जोड़ देगा। तो जरा देखिए, हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी ही ना हो, जीरो एनर्जी के साथ हो, तो वो जब जाएगा तो सिचुएशन में जो एनर्जी होगी ऐसे इलेक्ट्रॉन की वो मिनिमम हो जाएगी। तो के मिनिमम कितने होने वाली है, के मिनिमम होने वाली है 1.5 ऑफ ईवी। और ऐसा एक ही ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है फर्स्ट वाला, तो इसको आप तुरंत क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। लेकिन मान लेते हैं ऐसे कोई दो ऑप्शन होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करना होगा, मतलब के मैक्स निकालना होगा और उसमें 1.5 जोड़ देना होगा। तो के मैक्स निकालने जाएंगे तो एच सी बाई लैम्डा करेंगे माइनस इसका वर्क फंक्शन करेंगे 1.8। तो अगर हम सॉल्व करें जाएंगे तो एच सी की वैल्यू देखिए हम लोग कितनी रखते हैं, 12,040 नैनोमीटर में दिया है, इसलिए 400 कर देंगे माइनस 1.8 कर देंगे 0 0, डेसिमल सॉल्व करेंगे तो 3.1 हो जाएगा, 1.8 आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3 ईवी। अब जरा देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.3 ईवी, लेकिन वो 1.5 वोल्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो 1.3 प्लस 1.5 दैट इज 2.8 ईवी हो जाएगी। तो वही ऑप्शन आ गया, लेकिन इस मतलब यहाँ पर इससे भी आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली गेस कर सकते थे, इस कैलकुलेशन से बच सकते थे। कह रहे हैं कि हाइट ऑफ पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। कह रहे हैं वो कितनी हाइट होगी जिस पर ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस की 1% रह जाए। तो ग्रेविटी एट हाइट, याद रखिएगा ग्रेविटी एट हाइट जब हम लगाएंगे और यहाँ पर ग्रेविटी में बहुत बड़ा 99% का चेंजमेंट आ रहा है,
यानी कि ये बहुत दूर है, और बहुत दूर के लिए h बाई आर ई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जाना चाहिए। और वहां पर ग्रेविटी है कितनी, ग्रेविटी का 1%, दैट मीन्स 1 g बाई ऑफ 100। ग्रेविटी ग्रेविटी देखिए खत्म हो गया, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 100 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 10 रूट लेने पर। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस सिचुएशन में h बाई आर की वैल्यू 9 आ गई और हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ 9 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस आ गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। अच्छा, इसमें कुछ पोर्शन हट गया है, तो उसका डाटा था कि यहाँ इन्फिनिट वायर है आई थिंक सो, और यहाँ पर एक आर्क पाथ पे ए से बी पर एक चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट को लाया गया, तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन होना तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, और ये वायर है तो वायर के बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, क्यू वी बी माइनस वी ए कर देना है। अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, याद रखिएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन 1 अपान आर, याद रखिएगा आर वहां से डिस्टेंस है, तो वी बी वी ए की वैल्यू रख दीजिए, सबके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ क्यू नॉट हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन हो जाएगा एल एन, तो यहाँ वी बी बी यानी कि 2a, तो एल एन 1 बाई 2a हो जाएगा, 3a से चला था तो एल एन 1 बाई 3a हो गया। सॉल्व कर लिया गया, आंसर आ गया, देखिए लैम्डा क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन, अब ये माइनस में लगा हुआ है तो डिवाइड कर देंगे 1 बाई 2a 1 बाई 3a, दैट इज 3a बाई 2a, और 3 बाई 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 शुड बी करेक्ट चॉइस। तो इसमें क्या कह रहा है जरा देखिए, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q और माइनस Q एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं कि जो C वाला पॉइंट होगा वो Q के पास में है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर की तरफ होगा, और नेगेटिव वाले की भी तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। P वाले का पहला वाला ही सही हो जाएगा, अब पहला वाला देखिए इन तीनों में सही दिख रहा है हमें, चौथा वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, कह रहे हैं यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर with spherical cavity inside such that center C and O lie on x axis। C और O क्या हो रहे हैं, x axis पर लाई कर रहे हैं। अब C वाले पॉइंट पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मतलब चारों ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छा देखा जाए C वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो जरा देखिए, जब कैविटी हम लेते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि कैविटी की जगह पर हम नेगेटिव चार्ज इंप्लीमेंट कर देंगे। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, क्योंकि चार्ज बॉडी अगर है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन ये कैविटी का जो नेगेटिव हिस्सा है, इसे हम मानेंगे कि अगर ये पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो पूरी बॉडी की वजह से जीरो, और इस कैविटी को हम नेगेटिव हिस्सा मानते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ इट, तो सी वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से किधर की तरफ चला जाएगा, एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब क्यू वाला भी 1 से मिलेगा, तो Q वाला अगर 1 से मिला है तो Q वाला 1 बस यहीं पर मौजूद है, तो यानी कि ऑप्शन 2 बस यहीं पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहले रेगुलर हेक्सागन है विद 5 चार्जेस शोन इन फिगर, डॉटेड लाइन शोज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि C पॉइंट, यहाँ पर देखिए C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो C पॉइंट पर ये प्लस Q है बाहर की तरफ, ये प्लस Q है बाहर की तरफ, ये नेगेटिव Q है अपनी तरफ, ये नेगेटिव Q है अपनी तरफ, ये प्लस Q है बाहर की तरफ। तो देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हमें दिख रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ताकत और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। तो आर वाले का ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, तो थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन दिख ही रहा है। फिर एस वाले को देख लेते हैं, एस वाले को निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि टू ही होना है, सभी ऑप्शनों में वही मौजूद है। एस क्या है, यूनिफॉर्मली रिलेटिव चार्ज स्फीयर है विद स्फेरिकल कैविटी इनसाइड सच दैट सेंटर ऑफ कैविटी कंसाइड विद सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ कैविटी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, याद रखिएगा जीरो हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक होने का मतलब पूरी बॉडी की वजह से भी वहां पर जीरो होगा, और स्फीयर का अगर नेगेटिव चार्ज माना जाए कैविटी का तो उसका भी सेंटर पर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, जो चारों में दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो कह रहे हैं कि स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको 3000 वोल्ट से चार्ज किया गया है, आउटवर्ड पुल पर यूनिट एरिया। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, वास्तव में ये बात कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पुल बाई एरिया क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा हो जाता है तो सिग्मा की वैल्यू में निकालनी होगी। अब सिग्मा कैसे निकालोगे, तो V बराबर देखिए क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। हम इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखते हैं, याद कीजिए 1 अपान एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर, ऐसा कुछ फॉर्मेट हमें देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट V बाई आर, यहाँ वैल्यू उठा के रख सकते हैं, और प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, जरा देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर V स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा हो जाता है तो सबकी वैल्यू हमें पता है, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट कर दीजिए, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कर दीजिए, वोल्टेज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.85 इंटू 9, सारी पावर्स एक साथ कर लें, 10 टू द पावर 6 हो गया,
दिस इज 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -2। ओवरऑल सॉल्व करेंगे जाके तो यहाँ पर एक 2 भी था, ये 2 भी रख लीजिए, एक 2 रख लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखिए 8.85 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा हमारा 6 तो 8 -4। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 81 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 के आसपास हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये लगभग 9 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81/2 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये हमारा 40.5 कुछ आ जाएगा 10 टू द पावर -4 के साथ। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 पावर -3 के आसपास आंसर आएगा। इस अगर प्रॉब्लम को देखें तो कह रहे हैं कि असर्शन दिया हुआ है सीरीज एलसीआर वोल्टेज फंक्शन विल लीड द करंट फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वोल्टेज कह रहे हैं लीड करेगा करंट पर, तो वोल्टेज कब लीड करता है, जब एल इफेक्टिव हो जाता है। एल कब इफेक्टिव होगा, जब एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी। और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा करने के लिए आपको क्या देखना होगा, हमें देखना होगा एक्सएल लिखा जाता है ओमेगा एल और एक्ससी लिखा जाता है ओमेगा सी एट रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा रेजोनेंस पर हमारा हो जाता है ओमेगा नॉट, जिस पर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाती है। अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो, जरा देखिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वैल्यूज घट जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ हमें पता चल रहा है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। तो इसका मतलब ये इफेक्टिव एलआर सर्किट है और उसमें वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो असर्शन क्या हो जाएगी बताइए, हमारी सही हो जाएगी। कह रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट फंक्शन एंड वोल्टेज फंक्शन इज जीरो, ये भी बात सही है, रेजोनेंस पर यही हो रहा है। लेकिन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा है पहला असर्शन में, दूसरे में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं बैठ रहा है, यानी कि दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पहले वाले में थमा दिया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, वरना चूंकि सीक्वेंस हम कभी कभी फॉलो करते हैं उससे आंसर गलत करा दिया जाता है। देखिए 25 वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। लिस्ट मैचिंग है लेकिन ऑप्शंस नहीं है, सीधा डायरेक्टली मैच कर देंगे। रेक्टिफायर क्या करता है बताइए, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। तो एसी को डीसी में बदलेगा रेक्टिफायर, तो पहले को किससे मिला देंगे, दूसरे को। स्टेबलाइजर क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, स्टेबल रखता है वोल्टेज को, तो स्टेबलाइजर फोर्स से मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है, तो ट्रांसफार्मर को पहले से मिला देंगे। और फिल्टर सर्किट क्या करता है, फिल्टर सर्किट जो रिपल्स जनरेट होते हैं रेक्टिफायर में, देखिए वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब फ्लक्चुएटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलता है। तो यानी कि ए वाला हमारा मिल गया 2 से और बी वाला हमारा मिल गया, स्टेबलाइजर मिल गया 4 से, और हमारा सी वाला ट्रांसफार्मर पहले वाले से मिल गया, और जो फिल्टर सर्किट है डी वाला वो सेकंड वाले से मिल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉरी डी वाला थर्ड वाले से मिला, ठीक है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शन करेक्ट चूज कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आसान सी प्रॉब्लम है, कह रहे हैं आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन की दी हुई है और कह रहे हैं कि प्रेशर बताइए। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग आसानी से जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला लिखा जाता है 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर। रखेंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, उस समय ये फॉर्मूला अगर याद होगा तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये चला जाता है। वी आरएमएस हो जाएगा 3.180 10 टू द पावर 3, उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1/3 हो गया हमारा, 1/3 इसको 9 लगभग ले लो, -2 कर दो, यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 9 आएगा, 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 10 टू द पावर 6 कर देंगे। सॉल्व करेंगे देखिए 27 हो जाएगा, 27 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 2.7 10 टू द पावर 5 हो गया, यानी कि 2.7 से थोड़ा सा ज्यादा एटीएम में। तो 2.7 से थोड़ा सा ज्यादा एटीएम में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट चॉइस हो जाना चाहिए। देखिए ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत आसान है, कह रहे हैं प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पीरियड में, एंगुलर मोमेंटम दिया है, रेट ऑफ द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विल बी। तो हम बड़ी आसानी से एक चीज समझ सकते हैं कि जो dA/dt होता है, सेकंड लॉ जो एरिया शेपिंग का होता है, वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू L/2m के बराबर होती है। अगर ये याद नहीं है तो इसे याद रखें। अब dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर पूरा साइकिल लिया जाए तो टाइम पीरियड हो जाएगा, L/2m हो जाएगा, और उस सिचुएशन में एरिया हो जाएगा L/2m इंटू टी। बस याद रखें जो रेट चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, L/2m के बराबर होता है। ऑप्शन 2 क्या हो जाता है, इसका करेक्ट चॉइस बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये आसान सा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी और एक्सप्रेशन कह रहे हैं परपेंडिकुलर कहा है। तो वेक्टर जब भी दिया हो तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन डॉट रूट 0 करना होता है। वेलोसिटी खट से निकालिए, dr/dt कर दीजिए। वेलोसिटी जैसे आप निकाल लेंगे d/dt ऑफ r किया, सॉल्व करेंगे देखिए 2t हो जाएगा, -4 हो जाएगा i कैप, और इसको करेंगे तो 2t j कैप। एक्सेलरेशन एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv/dt हो जाएगा। सॉल्व करने पर देखिए बस ये 2i बचेगा और ये 2j बचेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, v डॉट a का 0 हो जाना चाहिए। तो i वाला i के साथ 2t - 4 इंटू 2 और 2 इंटू 2t क्या हो जाना चाहिए, 0। सॉल्व करेंगे देखिए 4t - 8 दिस इज 4t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 8t इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, t की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, वेक्टर कभी भी दिखे तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, डॉट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का ये प्रॉब्लम है, कह रहे कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेस किया गया ऑप्टिकल बेंच पे,
फिक्स डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की। जब लेंस को थोड़ा सा मूव किया जाता है ऑप्टिकल बेंच पे तो किसी सर्टेन पोजीशन पर एक शार्प रियल इमेज बनती है जिसका साइज 16 सेंटीमीटर, पहली इमेज का साइज। जब लेंस आगे डिस्प्लेस किया जाता है 30 सेंटीमीटर से सेम डायरेक्शन में तो प्रिंसिपल एक्सिस में फिर क्या करता है, फिर शार्प रियल इमेज बनती है 4 सेंटीमीटर पे स्क्रीन पे। फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालेंगे तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड पर फोकल लेंथ हम लिखते हैं कैसे, फोकल लेंथ लिखते हैं, याद रखिएगा, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऑफ डी। डी ऑब्जेक्ट और यू और वी है, यू प्लस वी है, और डी जो है वो लेंस की सेपरेशन है, लेंस सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस, जहां पर सेम इमेज बन रही है उसकी याद रखिएगा क्या है, वो सेपरेशन है। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में स्मॉल डी तो दिया है 30 सेंटीमीटर, कैपिटल डी नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला बेकार हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा एक भी फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2। इससे हमें क्या मिल जाएगी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट मिल जाएगी। ये यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर पहली हाइट हमें दे दी गई है। कह रहे हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप निकालेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, पहली साइज 16 है और दूसरी साइज हमारी 4 है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। अब जरा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड पे गौर करते हैं। मान लेते हैं पहले यहाँ पर एक लेंस लगाया गया है, यहाँ पर हमारा स्क्रीन बनी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो इसकी इमेज स्क्रीन पर फोकस होगी जाके। अब जरा देखिए दूसरी सिचुएशन पर गौर किया जाए। मान लेते हैं ये दूरी u है और यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं कितनी हो गई, v। अब दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि अगर हम लेंस को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दें, मतलब यहाँ ये पोजीशन 2 पे ले आए, P2 पर, तो फिर यही घटनाक्रम होगा कि दोबारा यहीं पर इमेज बनेगी। तो अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, याद रखिएगा, उस सिचुएशन में कुछ ऐसी घटना बनेगी, दो इमेज बनेगी, hi1 hi2, दोनों से ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं। ये पोजीशन P1 है मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, इसकी वैल्यू इस बार कितनी दे दी गई, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, जब सेम जगह पर इमेज बन रही है तो हम एक बात समझते हैं कि ये u और v आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें निकालने हैं, दो इक्वेशंस बनाने हैं कि कहाँ ऑब्जेक्ट लाई करेगा और कहाँ इमेज लाई करेगी, तभी फोकल लेंथ निकल पाएगी, क्योंकि कैपिटल डी यहाँ निकलने वाली नहीं है। या एक तरीका हम और लगा सकते हैं कि मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा ले, फिर यूवी में रिलेशन बना ले, फिर सोल्यूशन बना ले। ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा v बाई यू। अच्छा, मैग्निफिकेशन देखिए कितना साइज का बना रहा है, 16 सेंटीमीटर की साइज का एक बार मैग्निफिकेशन बना रहा है, और जबकि ऑब्जेक्ट का साइज देखिए कितना है, याद रखिएगा 8 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा hi बाई ho लगा के, hi बाई ho। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज देखिए 16/8 यानी कि आ जाएगा 2। मैग्निफिकेशन इसका कितना आ गया, याद रखिएगा, -2, या v बाई यू की वैल्यू -2 है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, इस v में u घटा दीजिए तो d आ जाएगा। v माइनस यू बराबर कितना है, याद रखिएगा, 30 सेंटीमीटर, और v बाई यू मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 2 है। तो उस तरह से इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम इस्तेमाल करें तो बड़ी आसानी से हमें क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। जब u मिल जाएगा तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप v की वैल्यू 2u रख दीजिए, 2u माइनस यू इक्वल्स टू 30, तो u की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 30। अगर u 30 है तो v हमारा कितना हो जाएगा बताइए, v हो जाएगा इसका जस्ट डबल, तो यानी कि हो जाएगा 60। तो v हमारा 60 आ गया, u हमारा 30 आ गया, v प्लस u की वैल्यू d के बराबर हो सकती है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 60/30, या तो इस फॉर्मूले का ना इस्तेमाल करें तो लेंस इक्वेशन आप इस्तेमाल कर लें, जैसे आप करना चाहें, बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लगा लें 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू देखिए हो गई हमारी 60 प्लस का, u हो गया हमारा -30, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, आंसर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 60 30 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो एक आसान सी प्रॉब्लम है मैग्नेटिज्म की। कह रहे हैं एक लूप है, एक वायर है, इस वायर की वजह से इस लूप पर कितना फोर्स लगेगा। तो वायर के वजह से चारों आर्म पे फोर्स लगेगा, लेकिन दो आर्म वाला 0 हो जाता है, इधर लगता है इधर लगता है, खत्म हो जाता है। इसका इसका देख लेंगे, इसका इसका देख लेंगे। यहाँ सेम डायरेक्शन वाली करंट है तो अट्रैक्टिव रहेगा, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन वाली करंट रहे तो रिपल्सिव रहेगा। अब यहाँ देखिए ये वाला फोर्स पास में है तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यानी कि अट्रैक्शन वाला ही आपको चुनना है, तो पहला है तो चौथे में ऑप्शन होना है। तो अगर हम देखें ए बी आर्म पर या ए डी आर्म पर फोर्स देखें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई इंटू D1, और इसकी लेंथ रख देंगे। फोर्स ऑन अगर हम B और C निकाले तो सेम रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D2 हो जाएगा, L हो जाएगा। लेंथ बस अलग अलग रखनी है, मतलब लेंथ सेम रहेगी, सेपरेशन अलग अलग रखनी है। एफ नेट निकालेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 2 पाई और L बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1/D1 माइनस 1/D2। बस सिंप्लीफाई कर लें, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 टू द पावर -2। D1 D2 देखेंगे तो पहले वाले आर्म की दूरी 5 है, इस वाले आर्म की दूरी 30, लेकिन याद रखिए किसमें है, सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 25 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिए -6 हो जाएगा,
इस पूरे को सॉल्व करें तो 30 माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 30 इंटू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करें तो 10 हो जाएगा। अब ओवरऑल सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 25 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एक और आ जाएगा। अब सब कुछ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1250 10 टू द पावर माइनस 7। अब अगर इसको देखा जाए तो लिखा जा सकता है 1250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही होने वाला है, पहला सही होने वाला है। बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम पूछा गया, इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। कह रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका ए एम्पलीट्यूड है और टी टाइम पर, तो ग्राफ एक एल एन ए के बीच में खींचा गया है, एल एन ए वर्सेस टी का। तो हमें पूछा गया है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है कितने टाइम में ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से, जबकि इनिशियल एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर था। तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। जैसे 90 सेकंड्स में एम्पलीट्यूड पूरी तरह से एल एन ए जो है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, एल एन की वैल्यू खत्म हो जा रही है। तो अगर देखा जाए तो हमें बात समझनी है कि 90 सेकंड में ऐसा हो जा रहा है। अच्छा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, तो इस ग्राफ से ही कुछ बनना है। तो पहले देखते हैं कि वो ग्राफ होता कैसा है, मतलब एम्पलीट्यूड घटता कैसे है। तो ए बराबर लिखा जाता है ए नॉट ई टू द पावर माइनस सम कांस्टेंट इनटू टी, के टी ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल लगा है तो लॉग लेकर सोल्यूशन बनाना चाहिए। एल एन ए हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एल एन ए नॉट हो जाएगा प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। सबको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए लिखा जाएगा एल एन ए नॉट हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा, और बस एल एन ई की वैल्यू खत्म, एल एन ई वन हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, एल एन ए नॉट और एल एन ए। तो देखिए स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ दिख रहा है, जहां पर ये वाला हिस्सा क्या है याद रखिएगा, स्लोप का। लीनियर डिपेंडेंसी है तो बड़ी आसानी से आपको चीजें बता सकते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में देखा जाए तो इस ग्राफ का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो ये क्या लिखा है, ये एल एन एट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर हम एल एन ए की बात करें तो एल एन ए बराबर लिखा जाएगा माइनस के टी, और ये एल एन ए नॉट बाय एक्सिस पर इंटरसेप्ट, जो कि खुद एल एन एट दिख रहा है इस बार। अच्छा, ऐसा हो सकता है तो हम स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू दिस बाई दिस, माइनस स्लोप के साथ तो यहाँ पर चर्चा हो ही रही है, तो के बराबर हो जाएगा देखिए एल एन एट बाई 90। ऐसा हमारे पास क्या आ सकता है, एक्सप्रेशन आ सकता है। इसे एक क्वेश्चन नंबर आप क्या बना लें, 1 बना लें। अब अगर ऐसा हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है तो हमसे पूछा गया है कि कितनी देर बाद इसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर होगा, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू उठा के रख दें। क्या लिखेंगे, एल एन फोर इज इक्वल टू माइनस एल एन एट बाई 90 इंटू टी, और प्लस हो जाएगा एल एन एट। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो टी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एल एन फोर माइनस एल एन एट इज इक्वल टू माइनस एल एन एट बाई 90 इंटू टी हो जाएगी। इसको सॉल्व किया जाए तो इसे लिखा जा सकता है एल एन फोर बाई एट, सब्सट्रैक्शन में तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस एल एन एट हो जाएगा इज इक्वल टू टी बाई 90 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिलेगा कुछ। वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा जरा देखते हैं, गौर करते हैं। यहीं पर आ जाएगा हमारा एल एन वन बाई टू माइनस एल एन एट इंटू 90 इज इक्वल टू टी। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल एन टू। अब देखिए जो एल एन एट लिखा जा सकता है उसको लिखा सकते हैं इंटू 90 कर दीजिए, 3 एल एन टू लिखा सकते हैं, 2 की पावर 3, एल एन टू से एल एन टू माइनस से माइनस, तो टी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, टी की वैल्यू आ गई हमारी 30 सेकेंड। यानी कि 30 सेकेंड में इसका एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है, ग्राफ से कंपेयर करके निकालना है। ये एक्सप्रेशन क्योंकि बच्चों को पता नहीं इसलिए सोल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है, जिसको एक्सप्रेशन पता होगा सोल्यूशन बना लेगा। इसको सॉल्व करने जाएं, कह रहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ दे दी गई है, और हमें C13 की भी बाइंडिंग एनर्जी दे दी गई है पर न्यूक्लियन के साथ। तो कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी निकलेगी। तो याद रखिएगा C13 से हम मान रहे हैं कि C12 बन जाएगा और एक न्यूट्रॉन हम बाहर कर पाएंगे। तो अगर ऐसे C13 को देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, 13 इंटू 7.47 हो जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा 12 इंटू 7.68। जो एक्स्ट्रा बचेगा वो एनर्जी हो जाएगी। हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम सॉल्व करने जाए तो कितना हो जाएगा, 1.7 और 9 MeV, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 61.92। तो क्यू वैल्यू निकालना आसान हो गया, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 97.11 माइनस 92.16। सॉल्व करने पर ये 4.95 MeV के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट चॉइस बन जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आसान सी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर लूप के एरिया ए दिया हुआ है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब यहाँ मैटर फंस रहा है कि करंट हम कैसे निकालें। तो करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 ऑफ आर हो जाएगा, लेकिन रेडियस का मैटर फंस रहा है तो यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एरिया। तो जब रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो हम ए बाई पाई रूट ओवर लिख सकते हैं। अब उस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सबकी वैल्यू लिख दें। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, आई हो जाएगा हमारा 2b बाई म्यू नॉट इंटू आर इंटू ए।
अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आर की वैल्यू ए के टर्मों में डाल देना है, दैट इज रूट ओवर ए बाई 5 इंटू ए। इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है, आसान सा प्रॉब्लम दिख रहा है ये भी। करेक्ट लॉजिक गेट दिया हुआ है जिसका इनपुट वेव फॉर्म हमें दे दिया है ए बी। करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए। यहाँ से देखिए ए जा रहा है, यहाँ पर जाएगा तो वो ए बार हो जाएगा, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी बार हो जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो क्या निकलेगा, याद रखिएगा ए डॉट बी बार, और फिर ये तुम्हारा नॉर गेट से पास आउट कर गया, तो फाइनल आउटकम लिखते हैं ए नॉट प्लस ए डॉट बी बार ओवर ऑल बार। सिंप्लीफाई कर लो, बार ओवर बार प्लस की बजाय डॉट हो जाएगा, ए डॉट बी बार का ओवरऑल बार, ये ए हो गया, डॉट लगाया इसको लिख देंगे ए बार प्लस बी बार ओवर बार। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बार आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी आ गया। ए बी मतलब ये केवल ए बी बचा, ए बार तो जीरो हो जाता है, इसका मतलब है कौन सा गेट हो गया हमारा, एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, बस वन वन पे वन, बाकी सब पे जीरो। तो वन वन पे वन, देखिए यहाँ वन है, यहाँ वन है, वन कहाँ पर है, वन बहुत सारे ऑप्शनों में है, बस इसमें नहीं है। यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, फिर इसके बाद देखिए यहाँ 0 1 0 1 का पेयर चल रहा है, ये वाला हिस्सा आता है जहाँ पर 1 1 है, तो 1 1 पे 1 आएगा, मतलब बाकी सब पे क्या आना चाहिए, इस तरह से नॉट बना होना चाहिए। तो उस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन पहले में क्या हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ 1 है, बाकी सब क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। बुलियन से लगाने पर सोल्यूशन आसानी से बन जाएगा। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए हैं। करेक्ट सिलेंड्रिकल रीजन है जिसका रेडियस हमें कुछ दिया हुआ है, उसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसकी जो बढ़ रहा है, t बराबर 0 पर फील्ड 0 है, t बराबर 5 सेकंड पर फील्ड 200 वोल्ट पर मीटर है। और आपसे पूछा गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द रीजन। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट तब होता है जब चार्ज कहीं पर मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजमेंट हो रहा हो। तो I को लिखा जाना चाहिए dq बाई dt, और Q इनक्लोज चार्ज लिया जाना चाहिए, और इनक्लोज चार्ज को हम लिख सकते हैं, गॉस लॉ का इस्तेमाल करें तो लिखते हैं फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू फाई लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर सकते हैं, डी फाई बाई डी टी कर सकते हैं। अच्छा फाई हमारा ई और ए होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ई इंटू ए। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और फिर लिख देंगे डी ई बाई डी टी। सारी वैल्यूज हमें पता है कहाँ पर क्या रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया की वैल्यू यहाँ पर सिलेंड्रिकल रीजन दिया है जिसका रेडियस 1.2 मीटर दे दिया है, तो पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर हमें दे दिया है डी बाई डी टी। देखिए 5 सेकंड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज करते हुए 200 हो जा रहा है, तो 200 बटा क्या हो जाएगा 5, यहाँ देखिए 40 हो गया। सारी वैल्यूज हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 10 टू द पावर -12 हो गया, यहाँ पाई हो गया 1.44 हो गया इंटू 40 हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 एम्पीयर। तो इस तरह से ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम पे बात करें तो देखिए कह रहे हैं कि एक मोल है आइडियल डायटोमिक गैस जिसका टेम्परेचर टी नॉट है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है पी बराबर केवी से, के कहाँ जहाँ पर कांस्टेंट है। कह रहे हैं फाइनल टेम्परेचर टी नॉट है, हीट सप्लाई निकालिए। तो जब कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए तो पहले प्रोसेस से चुनना होगा उसे कि वो प्रोसेस है और कौन सा। तो पीवी टू दी पावर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट दिख रहा है, ये एक हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस टाइप का प्रोसेस बन जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू यहाँ -1 है, स्पेसिफिक हीट कैसे लिखी जाती है, CV डिवाइड बाई R 1 - x, सबकी वैल्यू रख दीजिए। मोनोटॉमिक गैस है 3/2 ऑफ R हो जाएगा, R 1 - -1 हो जाएगा, दैट इज 3/2 ऑफ R हो जाएगा, प्लस R/2 हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये 2R आ जाएगा। अगर C आ गया तो डेल्टा Q निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, NC डेल्टा T हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हैं, C की वैल्यू 2R हो गई, और डेल्टा T 3T नॉट है, तो ओवरऑल मिला के 6R T नॉट हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, इस केस के लिए करेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखें, कह रहे हैं 2 ऑर्गन पाइप हैं, 4 बीट बना रहे हैं, जिनको एक साथ साउंडेड किया गया है। लेंथ दी गई है 100 और 102.5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4 बीट बना रहे हैं, तो F1 - F2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 दी गई है। अगर ऐसे सॉल्व करने जाए तो ओपन ट्यूब है, यानी कि V/2L फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो V/2L1 - V/2 ऑफ L2 इज 4। V की वैल्यू पूछी गई है, सब कुछ कॉमन ले लेते हैं, V/2 कर देते हैं, 1 बाई यहाँ पर कर दीजिए 100 माइनस 1 बाई 102.5 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। 10 टू द पावर -2 नीचे आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। वेलोसिटी देखिए बड़ी आसानी से आ गई, 4 × 2 × 10 टू द पावर -2। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 102.5, यहाँ 100, सिंप्लीफाई होकर 2.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर 100 × 102.5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो देखिए कितना आ जाता है हमारा, इसको सॉल्व करें तो 40 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 320 × 102.5 × 10 टू द पावर -2। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 320 × 1.025, थोड़ा सा ज्यादा 320 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 328 वाला ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए,
करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1.025 है, थोड़ा सा ही ज्यादा होना चाहिए। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो शियरिंग मॉडुलस का प्रॉब्लम पूछा गया है। शियर मॉडुलस का फॉर्मूला आप जानते हैं। शियर मॉडुलस को हम कैसे लिखते हैं, ईटा से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई ए इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं स्ट्रेस, और वो ओरिजिनल लेंथ रख सकते हैं। तो फोर्स तुम्हें दिया है 2100 न्यूटन, एरिया साइड देखिए 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। जो मूवमेंट हुई है वो 0.25 सेंटीमीटर की हुई है, और उसकी साइड जो है वो 10 दे दी हुई है। देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, इसको बदलने की जरूरत नहीं। देखिए 2100 हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, इंटू 10 हो गया, इंटू 0.25 हो गया। अब सॉल्व करें तो दो जीरोस लगा दे सकते हैं, यहाँ 40 कर सकते हैं और फाइनल सोल्यूशन बना सकते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8 और 3 जीरोस, और 10 टू द पावर ये +2। सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आता है 8.4, और ये 4 और 2 6, 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इन्फिनिट रेजिस्टेंस को सॉल्व करना काफी ट्रिकी होता है, और इन्फिनिट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का ढंग मैंने आपको बताया है। याद रखिए क्या कीजिए, बस यहाँ पर भी आप एक आर्म खत्म करके सर्किट का आर इक्वलेंट उतना ही मानिए जो आर ए बी। तो मान लेते हैं कि आर ए बी हमारा क्या है, एक्स है, तो इन पॉइंट्स को एम एन कह दीजिए, आर एम एन भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बस इतना सा मानने पर आपका सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आर वन 1 ओम दिया है, यहाँ 2 ओम दिया है, इसके पैरेलल में हमने क्या मान लिया है, एक्स, जो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। ये दोनों पैरेलल में होंगे और फिर इसके साथ सीरीज में होंगे। तो 1 + 2x डिवाइड बाई 2 + x इक्वल्स टू x। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 के साथ 2 + x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू x इंटू 2 + x हो जाएगा। सॉल्व करने में देखिए 2 + x प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस x स्क्वायर हो गया। देखिए 2x खत्म, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो इसका क्वाड्रेटिक बना ले या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ले। हम बनाएंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जरूरत पड़ने पर श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, x माइनस 2 हो गया, इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, याद रखिएगा, x की वैल्यू 2 ओम, r इक्वल 2 ओम आएगा, क्योंकि दूसरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस। बस एक ही पॉइंट है, यहाँ पर आप x मान लें, एक लेटर खत्म होने के बाद ही सर्किट को क्या मान लें, x मान लें, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो कह रहे हैं दो पार्टिकल हैं, 2 kg के और 1 kg के, वो सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतानी है जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो v1 अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करना है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो 2 वाला देखिए 2 से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस लगा दीजिए, और फिर यहाँ माइनस कर दीजिए, 1 वाला जा रहा है हमारा 5 से, डिवाइडेड बाई दोनों का मास सम 2 + 1। सॉल्व करेंगे 4 - 5/3 दैट इज -1/3। v2 की वैल्यू बात करें तो 2 इंटू 2 यही प्लस कर दीजिए, 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 + 1 हो जाएगा, ये 4 + 5 हो जाएगा, दैट इज 9/3 हो जाएगा। v1 बाई v2 का रेशियो अगर हमसे कहा जाए तो 1/9 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट चॉइस हो जाता है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रॉब्लम बहुत ही आसान दिख रहा है। कह रहे हैं कि 10 डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रहा है, और 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल मेन स्केल के बराबर हो जाते हैं तो सिंपल सा हम लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा 0.01 सेंटीमीटर मान लो। अब जीरो एरर को देख लें, कह रहे हैं कि मेन स्केल का 4th डिवीजन कंसाइड कर रहा है और वर्नियर का जीरो लेफ्ट में मौजूद है, तो यहाँ निगेटिव जीरो एरर हो गई। तो निगेटिव जीरो -0.1 करते हैं, क्योंकि जीरो अब जीरो से पीछे चला गया है, यानी कि -0.1 से आगे है तो वही रीडिंग ले जाएगी। प्लस 4th डिवीजन होगा तो 4th.001 कर देंगे, सॉल्व करेंगे -0.1 प्लस 0.04, आंसर आ जाएगा -0.06। जीरो एरर हो गई। अब बस रीडिंग ले लें, तो रीडिंग लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्शन के साथ लिखा जाएगा। करें जो इसका मेन स्केल लाई कर रहा है 30.5 36 के बीच में डिवाइड कर रहा है, तो 35 इंटू मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 प्लस वर्नियर की काउंटिंग छठी है और उसका लीस्ट काउंट हमने निकाला है 0.01, फिर जीरो एरर लगा देंगे तो -0.06 हो जाता है। सब कुछ सॉल्व करेंगे, दिस इज 3.5, दिस इज 0.06, दिस इज 0.06। सॉल्व करने पर देखिए 3.5 प्लस 0.12 हो जाता है, आंसर आ जाता है 3.62, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए इस प्रॉब्लम को अगर हम करना चाहें तो हम डायमेंशन से बैठा सकते थे, अगर हमें थोड़ी सी जानकारी होती ब्लैक बॉडी और जो नॉर्मल इमिटिंग बॉडी होती है उसके बारे में। कह रहे हैं बॉडी है जिसका सरफेस एरिया 20 मीटर स्क्वायर दिया है, इमिसिविटी 0.8 है, तो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन में इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस जनरल बॉडी की इमिसिव पावर आ जाती है। कह रहे हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी की 200 है, सेम टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ इमिटेड एनर्जी इन 1 मिनट। एनर्जी का सवाल पूछा गया, तो एनर्जी बराबर क्या लिख देंगे, इंटेंसिटी इंटू इमिसिविटी इंटू एरिया इंटू टाइम। अब देखिए इमिसिविटी 0.8 है, इंटेंसिटी 200 है, एरिया 20 है और टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है इसके लिए करेक्ट चॉइस
बन जाता है। 192 किलो जूल दिया हुआ है, आसान सा है कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम पीवाईक्यू है जेई का। कह रहे हैं 2 केजी ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किसी इनकम्प्रेस स्प्रिंग को टकराता है, फिर कंप्रेस कर देता है जब तक ब्लॉक मोशनलेस हो जाए। कह रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट 10,000 दिया हुआ है, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक स्प्रिंग दी हुई है, अब ये सरफेस रफ है, खुरदरा है, तो याद रखिएगा जब ब्लॉक टकराएगा तो कुछ कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने में मान लेते हैं एक्स अगर कंप्रेस हो जाए तो इस सिचुएशन में इसकी एनर्जी स्प्रिंग को भी मिलेगी और फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी लॉस होगी। तो अगर देखा जाए तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ लॉस करेगी, स्प्रिंग में प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट, है ना, मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन ले लीजिए। तो अगर सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी दी हुई है, 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग का हाफ ऑफ kx स्क्वायर, एक्स ही अननोन है, फ्रिक्शन हमें दे दिया जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स 15 न्यूटन है और सेपरेशन इसका ऐसा, यहाँ माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ लॉस गेन के बराबर कर रहे हो, इनिशियल को लॉस के बराबर कर रहे हो। अगर सबको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर लिखा जा सकता है m, मास दिया है 2 v स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं k 10,000 ऑफ v स्क्वायर, फिर ये लिख देते हैं 30 ऑफ x। सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाता है, देखिएगा 10,000 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 30 ऑफ एक्स, और v की वैल्यू देखिए कितनी दे दी गई है, हमें 4 दे दी गई, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32, माइनस 32 की वैल्यू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन पहला इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए ऑप्टिक्स की सिंपल सी प्रॉब्लम है, हमसे बताया जाता है कि जब मीडियम में फोकल लेंथ निकालना हो और एयर में फोकल लेंथ निकालना हो तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद कीजिए, म्यू माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1, मीडियम वाली चीज नीचे, हवा वाली ऊपर, तो फोकल लेंथ इन मीडियम पता नहीं है, फोकल लेंथ इन एयर हमें दे दी गई है 15। अब देखिए यहाँ रखेंगे तो 1.5 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये 1.5 डिवाइड बाई 4/3 माइनस 1 कर देंगे, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, फोकल लेंथ इन मीडियम आ जाएगा 0.5, यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, एलसीएम 4/4 इंटू 15 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, सबको सॉल्व कर डालिए, 0.5 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फोकल लेंथ इन मीडियम आ गई 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए आसान सी प्रॉब्लम दिख रही है, कह रहे हैं कि दो सेल हैं और एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, E1 E2 दे दिया है 1.3 1.5, वोल्ट मीटर कितनी 1.45, इक्विवेलेंट वाला है जिसे हम लोग सेल को जोड़ते थे, तो सेल को जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या लिखते थे, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, बस इसी फॉर्मूले को आप रख दें आंसर आ जाएगा। E इक्विवेलेंट देखिए 1.45 है, R इक्विवेलेंट पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सिंपल सा लगा देंगे R1 R2 R1 प्लस R2, यहाँ E1 की वैल्यू देखिए हमें दे दी गई है 1.3 बाई R1 और यहाँ दे दिया गया है 1.5 बाई R2, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 1.45 यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ R1 R2 है, यहाँ भी एलसीएम ले लें तो 1.3 ऑफ R2 है, 1.5 ऑफ R1 है, डिवाइड बाई R1 R2, R1 R2 को कैंसिल आउट कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, 1.45 R1 1.45 R2 1.3 ऑफ R2 प्लस 1.5 ऑफ R1, अब R1 एक तरफ R2 एक तरफ, ऐसा अगर